तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हम चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इस चैप्टर को और कहीं पढ़ने की नीड नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं आ रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या, आखिर इलेक्टोरल सिस्टम्स होते कितने हैं, हमें पढ़ने कितने, ये सारी चीजें हम इन डेप्थ अच्छे से समझ लेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो भी ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को एक्सप्लेन करना कि ये होता क्या है, इंडिया ने इसको एडॉप्ट क्यों किया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है और कंपेयर करो इन दोनों सिस्टम को। फिर हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर इट्स पावर एंड फंक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो क्या है व्हाट इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाउ आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइडेड, कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है और कैसे इसको डिसाइड करा जाता है। तो ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ये पढ़ लिया तो यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास इलेक्शन कराने के मेनली दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमारे पास मेनली यही दो तरीके होते हैं इलेक्शन सिस्टम के, तो इन्हीं को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इलेक्शन कराता कौन है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। तो फर्स्ट पास द पोस्ट वो सिस्टम होता है जिसमें अगर मान लो दो पार्टीज है, एक पार्टी मेजोरिटी गेन कर लेती है तो वो ही पार्टी रूल करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। लेकिन वहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जितनी पार्टीज ने सीट गेन करी है उतनी ही सीट उनको मिलेगी, कहाँ पे, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अब इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, साथ साथ नोट्स बनाना, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना, उसके बाद ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट, व्हाई डिड इंडिया एडॉप्ट इट। देखो इंडिया फॉलोज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरैलिटी सिस्टम, इसी को प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है, फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द सिस्टम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट के थ्रू ही हो रहे होते हैं, लेकिन राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। देखो ये वर्क कैसे करता है, द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, होता क्या है, मान लो 100 सीट है, एग्जांपल है 100 सीट है, 100 सीट का मेजोरिटी कितना हो जाएगा, 51%। कितना हो जाएगा, 51%। यानी पार्टी ए बी सी जो भी मेजोरिटी गेन कर लेगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, बाकी दो क्या करेंगे, अपोजिशन का रोल करेंगे। किसका रोल करेंगे, अपोजिशन का, यानी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। गवर्नमेंट फॉर्म फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वही करता है जिसको क्या गेन हो जाती है, मेजोरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको इसी तरीके से समझते हैं। अब इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो हमारी कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है लोकसभा के लिए। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, the candidate who secures highest number of votes declared elected। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है और इन दोनों के वोट मिलाकर 51% से ज्यादा हो जाते हैं तो ये दोनों गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, इसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहा है। इसकी एक शॉर्ट है जो इसको डिफाइन करती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहाँ पे जो मेजोरिटी गेन कर लेता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, अब वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, वोटर वोट दे रहे हैं यहाँ पे अपने एक कैंडिडेट को, किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे। वोटर्स ऑफ ऑल लूजिंग कैंडिडेट गो टू वेस्ट, जितने भी वोटर्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं हो पाया है, हार गया है, वो सारे वोटों को माना जाता है कि वो वोट वेस्ट हो गए हैं। कहाँ पे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। अब देखते हैं एग्जाम्पल एक 1984 लोकसभा का। इन 1984 कांग्रेस वोट 415 आउट ऑफ 543 सीट्स, यानी 80% से ज्यादा मिल गए इनको, 48% ऑफ टोटल वोट। द बीजेपी गॉट कितना, 7.4 वोट, बट ओनली 2 सीट्स। अंडर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अ पार्टी कैन विन far more seats than its actual vote share
if it's win by slim margin across many constituencies. Next, why did India adopt first past the post system? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला सिंप्लिसिटी, सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है, जो मेजोरिटी गेन करेगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। दूसरा है क्लियर चॉइस, एक प्रॉपर क्लियर चॉइस दिखाई देती है कि लोगों ने इसको ज्यादा वोट दिए हैं तो अब यही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तीसरा स्टेबल गवर्नमेंट, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वही रूल करेगा, बीच में और कोई दूसरी पार्टी डिसीजन मेकिंग में नहीं आ रही होगी तो क्या होगा, स्टेबल गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज वन नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुम वोटर कैन होल्ड अकाउंटेबल। यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था इसके फीचर में भी, लोग दे रहे होते हैं वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी वोटर वोट देते हैं एक किसी नेता को, ना कि किसी पार्टी को। तो सिंपल है, लोकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, क्योंकि जो वहाँ का नेता होगा वो वहाँ का लोकल व्यक्ति ही होगा। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे वर्क कर जाता है। देखते हैं, इन डाइवर्स इंडिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एनकरेजेस डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर लोकली टू विन कोलिशन आफ्टर 1989 अलाउड स्मॉलर पार्टी टू compete। इसके बाद कोलिशन भी हुए। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब सिक्स्थ हमारा पॉइंट है फेमिलियर एंड टेस्टेड। ये कैसा तरीका है, सबसे पहली बात, इसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, वहां पे ये सारी चीजें वर्क कर रही है, तो ये टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड भी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता क्या है, किस चीज, तो देखो मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें जितने परसेंट वोट मिले हैं ए बी सी पार्टी को, ए बी सी पार्टी को जितने जितने वोट्स मिले उतने के परसेंट इनको सीट्स अलॉट कर दी जाएगी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज एन इलेक्टोरल मेथड इन विच ईच पार्टी गेट्स सीट। हर एक पार्टी को सीट मिल गए इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स इट रिसीव। जितना परसेंटेज ऑफ वोट उस पार्टी को मिला है उतना परसेंटेज ऑफ वोट उसे सीट मिल जाएगी। इंडिया यूजेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन लिमिटेड स्केल इन द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, बट एक लिमिटेड मैनर में। लिमिटेड मैनर मतलब राज्यसभा के लिए। हाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क, वोटर वोट फॉर पार्टी नॉट इंडिविजुअल। पहले कहाँ वोट कर रहे थे, फॉर द इंडिविजुअल, बट यहाँ पे क्या है, पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो ईच पार्टी इज अलॉटेड सीट बेस्ड ऑन इट्स शेयर ऑफ वोट्स। जितना उसको शेयर ऑफ वोट मिला है इतने उसको क्या मिल जाएगा, सीट्स मिल जाएगी। इवन स्मॉलर पार्टी विद स्प्रेड आउट सपोर्ट गेट रिप्रेजेंटेशन। जो छोटी छोटी पार्टियां भी है ना, अगर उनको एक सीट भी मिलते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई लेजिस्लेचर में, डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये चीज हो पाती है, बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में नहीं हो पाती। तो यही इनके डिफरेंस भी है। टू मेन वेरिएशन जो है, सबसे पहला एंटायर कंट्री ट्रीटेड एज अ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह देखा जाता है, क्योंकि वोट देंगे उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उनके परसेंटेज पे ही। तो पूरी कंट्री को किस तरीके से देखा जा सकता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरीके से। जैसे एग्जांपल है इजराइल, नीदरलैंड। बी, कंट्री डिवाइडेड इनटू मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहुत सारी ऐसे भी तरीके हो सकते हैं जहाँ पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने कंट्री को डिवाइड कर दिया है। एग्जांपल है अर्जेंटीना और पुर्तगाल। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपैरिजन, सिंपल जो हमें कंपैरिजन पढ़ना है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटी होती है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बटी होती है। यहाँ पे वोटर वोट देते हैं किसको, इंडिविजुअल को, यहाँ पे वोट देते हैं किसको, पार्टी को, ठीक है, पार्टी को वोट देते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल को वोट देते हैं, ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर इट्स पावर एंड फंक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या फंक्शन है, उसके पास क्या पावर है, उसका रोल क्या है। देखो, इंडिया में इलेक्शन कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, वही उसका मेन काम है। इसको पावर कौन देता है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिटेंडेंस, यानी उसको देखना ऊपर से, यानी उसको देखना, उसको संभालना, उसको डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इन सब के इलेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। यही है गार्जियन किस चीज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया का।
तो ये एक नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है। अब एक एक करके समझते हैं इसकी कंपोजिशन। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मेन एक व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और दो होते हैं क्या, इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। ऑल थ्री हैव इक्वल पावर, टेक डिसीजंस कलेक्टिवली। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। ईच स्टेट हैज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए हर एक स्टेट में क्या होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज, किस किस के इलेक्शन सुपरवाइज नहीं कर रहा होता है, पंचायत के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, ठीक है। उन्हें कौन देखता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। देखो, इनका टेन्योर होता है कितना, 6 ईयर का, या फिर कोई एज अटेन कर ले कितना, 65। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट आफ्टर बोथ हाउसेस, जब गेन कर लेते हैं क्या, स्पेशल मेजोरिटी। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो, वोटर लिस्ट बनाना, इलेक्शन को शेड्यूल करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि एक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्शन से पहले क्या चीज करेगा, क्या चीज नहीं करेगा। पार्टीज के लिए एक गाइडलाइन प्रिपेयर करना, उनके नेताओं के लिए गाइडलाइन प्रिपेयर करना, यही होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोबारा अगर इलेक्शन कराने हैं या फिर दोबारा वोट की काउंटिंग करानी है, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की। पार्टी को रिकॉग्निशन देना है, उसके सिंबल्स क्या होंगे, इनको रिकॉग्निशन देना, उनका एस्टेब्लिशमेंट करवाना, ये किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। कंट्रोल करना ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहला वोटर लिस्ट बनाना, एक्यूरेट अप टू डेट उनको रखना। डिटरमाइन करना टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, प्रिपेयर करना पूरा का पूरा शेड्यूल, नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, ये सारी चीज भी इनका काम है। और ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी आर अंडर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन क्या होता है, और हाउ आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइडेड। देखो, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स सोसाइटी होने की वजह से क्या है, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो मार्जिनाइज रह गए हैं, यानी उनको उनका इतना रिप्रेजेंटेशन समाज में नहीं है, उन्हें जनरली दबाया गया है डोमिनेटिंग ग्रुप्स के द्वारा। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, उनको रिजर्वेशन देना होगा ताकि उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब इसलिए जरूरी है क्या, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखते हैं, इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम स्मॉलर हिस्टोरिकल ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप में फेल टू विन इलेक्शन। जो स्मॉलर ओप्रेस्ड ग्रुप है वो इलेक्शन हार सकते हैं डिस्पाइट बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, जबकि कंट्री में उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। टू एंश्योर देयर फ्री रिप्रेजेंटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बांटा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार उनको दे दो जो ओप्रेस्ड ग्रुप है, लेकिन नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने ये चीज को रिकॉग्नाइज करा कि ये लीड कर सकता है हमारी यूनिटी को खराब करने के लिए, ये लीड कर सकता है और किस किस चीज के लिए, हमारे अंदर फूट डालने के लिए। क्या इंट्रोड्यूस कराया गया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Before independence, the British introduced separate electorates where only voters from a particular community could vote for that community representative, ठीक है। The Constituent Assembly rejected this because it divided voter on communal lines, permanently split society, ये permanently split कर सकता है सोसाइटी को। It was seen as harmful to national unity. मैनी मुस्लिम लीडर्स उन्होंने खुद इसको अपोज करा क्योंकि ये लीड कर रहा था किस चीज को, लोगों को बांटने के लिए। इन अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल वोटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी कैन वोट, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, हमने वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सीट को फिक्स कर दिया है कि इस सीट पे कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति ही बैठेगा, अब वोट डालने का अधिकार सबको है। बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू स्पेसिफाइड कम्युनिटी, SC STs for which the seat is reserved. The ensure representation of marginalized group without dividing the electorate on communal line, यानी हम लोगों को communal line पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिजर्व कर दिया, ठीक है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर एससी एंड एसटीज। आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट, 84 रिजर्व फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी। नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन प्रोपोर्शन टू एससी एसटी शेयर इन इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है एससी एंड एसटी की, उसके अकॉर्डिंग ही सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। पहली बात, इनिशियली मेड फॉर 10 ईयर, इनिशियली इसको बनाया गया था 10 साल के लिए, ठीक है। थ्रू सक्सेसिव अमेंडमेंट एक्सटेंडेड अप टू 2030, लेकिन अपलिफ्टमेंट जितना चाहिए था उतना हो नहीं पाया है। अभी भी समाज में लोग मार्जिनलाइज्ड है, इसलिए इसको एक्सटेंड कर करके अभी तक फिलहाल ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, 2030 तक। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 क्या स्टेट करता है, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट विधानसभा, ठीक है। ये भी क्यों दिया जा रहा है, ताकि वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट हो सके। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसके बॉर्डर्स, उसकी लिमिट को बताना, प्लस कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व नहीं करना, ये कौन बताएगा, यही काम करने आता है द डिलिमिटेशन कमीशन। द इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड्स विच कंस्टिट्यूएंसीज आर टू बी रिजर्व, ठीक है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है, पहली बात। दूसरी बात, इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। मेन जो क्या है, ड्रॉ करना बाउंड्री को, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और कोटा प्रिपेयर करना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये काम है किसका, डिलिमिटेशन कमीशन का, ठीक है। एसटी सीट देना किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। एससी सीट रिजर्व करना किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज टेकन। जब जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी तब तक ये सारी चीजें चेंज होती रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। तो ये काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। सबसे पहला क्या काम बताया मैंने कि बाउंड्रीज डिसाइड करना कॉन्स्टिट्यूएंसी की। दूसरा, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये किसका काम है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, ठीक है। नोट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड सिमिलर रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज, डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम एंड ग्रेटर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट रिमेन ऑनगोइंग डिबेट्स। ये सारी चीजें आज की डेट में भी डिबेट का एक मुद्दा है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 3। इस चैप्टर में अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। अपने प्रॉपर नोट्स बना के आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हो, ये सफिशिएंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख सकते हो और अपने ये चैप्टर भी कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।